नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात, और हेल्थ की बात में आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक को लेकर कि जब किसी शख्स का ब्रेन स्ट्रोक देखा जाता है तो जाहिर तौर पर आप देखिए परिवार में किस तरह से माहौल रहता है, लेकिन उस पेशेंट को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो लक्षण को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि आमूमन ज्यादातर आप देखिए कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले अब बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी अवस्था में भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले देखे गए हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ब्रेन स्ट्रोक। दिमाग को सही रूप से ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो आप अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास पहुंचने की जरूरत है। और साथ ही दिमाग के जो नर्व्स हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाती है और ब्रेन स्ट्रोक के आप शिकार हो जाते हैं। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं होता है, जिसकी वजह से भी आप परेशान हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादातर हो जाता है, ये उसके कारण रहते हैं। कई बार दिमाग की नसें फट जाती हैं, फटने की स्थिति में हो जाती हैं, तो भी ब्रेन स्ट्रोक जो है वो देखा गया है पेशेंट्स के अंदर। अब यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या कुछ हैं देख लीजिए, वो बता रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए बिजी लाइफ हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। तनाव अगर ज्यादा ले रहे हैं तब भी आपको ब्रेन स्ट्रोक यहाँ पर हो सकता है। इस वक्त आप देखिए डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो भी आपको ब्रेन स्ट्रोक यहां पर हो सकता है। तो काफी तरीके से टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक को लेकर भी बात होती है, लेकिन उस बीच में कारण क्या कुछ रहते हैं वो जरा आप देख रहे हैं। शरीर का अधिक वजन, यानी कि आप ओवरवेट हो गए हैं, काफी तरीके से वेट बढ़ गया है तो भी खतरा बढ़ सकता है। स्मोकिंग और शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का ये खतरा बन सकता है किसी भी वक्त। और पारिवारिक इतिहास अगर है, जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता को है, घर परिवार में किसी को है तो आपको भी हो सकता है। तो इन सभी कारणों से बचने की जरूरत है। तनाव अधिक अगर आप ले रहे हैं, ज्यादातर स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि वो सारा स्ट्रेस जो है वो आपके दिमाग पर पड़ रहा है, और स्ट्रेस जब दिमाग पर पड़ता है तो नसें फट सकती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक यहां पर हो सकता है। चलिए अब पैनल की ओर ही चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में डॉक्टर रघुवीर शांडिलिया हैं, जो कि सीएमओ हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जुड़ने के लिए। उनके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दोबारा से ज्वाइन भी करेंगी। और आपको ये बताते चले कि इस वक्त रघुवीर जी से ही बात करेंगे। डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, लक्षण तो आपके सामने ही थे, कारण भी आपके सामने थे, लेकिन ज्यादातर मामले जो हैं ब्रेन स्ट्रोक को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। छोटी अवस्था में भी बच्चों में देखा जा रहा है और वृद्ध अवस्था में भी देखा जा रहा है। किस तरह से इसे देख रहे हैं, कैसे इसका उपचार हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने इस जो मुद्दा उठाया है और जनता की अवेयरनेस के लिए ये ब्रेन स्ट्रोक की जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो इसका हम साइन सिम्टम और सही टाइम पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो पेशेंट डिसेबल हो जाता है। और डिसेबल पेशेंट को थ्रू आउट लाइफ वो डिसेबल रहने के कारण उसकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले हम मुद्दे पर आते हैं कि इसके क्या क्या पहचान होती है। पहचान में इसमें जो कि पार्ट का जो ब्रेन का एरिया होता है, अगर उसमें परफ्यूजन ठीक नहीं होता, कोई ब्रेन की आर्टरी की ब्लॉकेज से, एम्बोलाइजेशन से, या वो उसकी कोई आर्टरी भी फट जाती है और ब्लीड हो जाती है, तो ये उसके मेन इटियोपैथोलॉजिकल कारण है। ये इसमें जो सा एरिया इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से वो अंग हमारा जो है शरीर का काम नहीं करता। जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, एंगल डाइवेशन ऑफ माउथ हो जाता है, और हमें दूसरी इसमें अपर लिम्ब पैरालिसिस हो जाती है, लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो जाती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच भी हो जाती है। तो डिफरेंट एरिया जो सा एरिया इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से सिम्टम आ जाते हैं। तो इसका पहचान तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही इनकी पहचान हो जाती है, इसका टाइम पीरियड जो विंडो पीरियड होता है जिसमें ये रिवर्सिबल किया जा सकता है, वो हमारे पास 4 साढ़े 4 घंटे ही होते हैं। तो उसमें जितनी जल्दी हो सके हम अपनी अज्ञानता के कारण इसको क्वैक के पास ना ले जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर जिस तरह से रिपोर्ट भी बताती है कि हर 3 मिनट में एक व्यक्ति जो है वो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो जाता है, उससे पीड़ित हो जाता है। सिग्नल किस तरह से रहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक है? अगर आप घर के अंदर हैं, जानते नहीं हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, सिग्नल क्या रहता है कि आपको स्ट्रोक होने वाला है या स्ट्रोक हो चुका है? इसमें हमने जैसे कि आपने बताया कि कोई हाई रिस्क मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं, जिसमें उन ब्रेन स्ट्रोक की पहले जैसे कि आपने जेनेटिक्स कारण बताए, और कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं जैसे डायबिटीज है, कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है, ओबेसिटी है, और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लेट से सोना और हेल्दी खाना ना खाना। तो ये जो हाई रिस्क फैक्टर हैं
इन फैक्टरों को हम अगर मान लो रूल आउट करके इनका समय पर इलाज करें तो ब्रेन स्ट्रोक होने की बहुत कम संभावना हो जाती है, क्योंकि जिसमें कॉमन जो ब्रेन स्ट्रोक की टाइप है वो इस्कीमिक होती है, और इस्कीमिया में मल्टीफैक्टोरियल जो मॉडिफाइबल हमारे फैक्टर हैं उनको ध्यान में लेते हुए हमारा लाइफस्टाइल चेंज करें। हम पैक्ड फूड कितने खाने में टाइप का खाए सर ये रहता है ब्रेन स्ट्रोक? ब्रेन स्ट्रोक हमने कैटेगराइजेशन दो में किया है, एक तो आईसी ब्लीड के वजह से, दूसरा हमारा इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक और आईसी ब्लीड एक ड्यूरेशन के हिसाब से भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और इडियोपैथोलॉजिकल कारण के हिसाब से भी हम उसको मॉडिफाई कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक और टीआई है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, जिसमें 1 या 2 मिनट के लिए वो उस एरिया वो हमारा फंक्शन करने का लायक नहीं रहता, लेकिन ऑटोमेटिकली उस पर वजन ठीक हो जाता है और वो ठीक उसमें संभावना उसको रिकवरी होने के बाद सिम्टम रिकवर हो जाते हैं। जैसे कि कोई कैरोटिड आर्टरी होती है हमारे, उसमें कोई थ्रम्बस है, एम्बोलाइजेशन होगी, तो टेम्परेरी 1-2 मिनट के लिए वो उस एरिया का कार्य जो एरिया है वो काम नहीं करेगा, और वो जो अपर में स्लरिंग ऑफ स्पीच है, लोअर में वो वीकनेस आ जाती है। तो एम्बोलाइजेशन कई बार अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत डॉक्टर इन सब के बीच में ये जानने की जरूरत है कि उस वक्त जो पेशेंट है या शख्स है वो क्या फील करता है, समझ जाए कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। देखो, ब्रेन स्ट्रोक का सबसे पहले तो ऑनसेट बहुत एक्यूट होता है, जो स्लो होता है उसमें ब्रेन स्ट्रोक की संभावना कम होती है। इसके सडन ऑनसेट होएगा, और आपकी जो ओरिएंटेशन है, जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीड है, बोलता बोलता आदमी को जबान तुतला गई, बोलते बोलते देखते देखते उसके एंगल ऑफ डाइविएशन माउथ हो गया, और अपर लिम्ब में आपकी एकदम सडन वीकनेस होगी, लोअर लिम्ब में एकदम सडन वीकनेस होगी, तो उसको समझ लेना जी स्ट्रोक हो गया है। इसका जो हमारे गोल्डन टाइम है उस पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जितना जल्दी हम डॉक्टर के पास जाकर के हमारे जहां पर फैसिलिटी जो सीटी करने से हमें ये रूल आउट हो जाता है ये ब्रेन स्ट्रोक कौन से टाइप का ब्लीड होगा उसी टाइम में आ जाएगी। अगर ब्लीड नहीं होता तो उसमें नॉर्मल सीटी भी आ सकती है, लेकिन सिम्टम हो गए, उसका ट्रीटमेंट जो होता है, लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर मान लो इस्कीमिया होगा तो उसमें हम एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट दे सकते हैं, टिनेक्टिप्लेज दे सकते हैं, रेटिप्लेज दे करके वो अलग अलग पद्धति जैसे जो फैसिलिटीज में गया उसके अनुसार इलाज किया जा सकता है। और ब्लीड होगी तो हम उसमें कारण देखेंगे ब्लीड का क्या है, ब्लीड में एबी माल फॉर्मेशन हो, और या कोई उसमें कोई ब्लड प्रेशर की वजह से वीक ब्लड आर्टरी हो वो फट गई हो, तो हमने डिफरेंट पहले इटियोलॉजी पर फोकस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में डिसाइड करना होता है। ये बताइए डॉक्टर कि अगर एक बार स्ट्रोक हुआ है तो क्या बाद में फिर भी हो सकता है? वो कई जैसे कि एक बार स्ट्रोक हो गया और फिर वो मॉडिफाइबल फैक्टर को हमने ध्यान नहीं दिया और वो फिर दोबारा उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, कैरोटिड में कोई थ्रम्बस है उसको ठीक नहीं करवाया, कोई हार्ट में थ्रम्बस है एम्बोलाइजेशन हो जाए उसको ठीक नहीं करवाया, तो हमने जब भी कोई इस्कीमिया या स्ट्रोक होता है एक बार होता है, पहले तो हमने कोशिश ये करनी चाहिए हो ही नहीं, दूसरे अगर मान लो अलार्म हो गया उसको रिवर्सिबल उस डॉक्टर के सही पहुंच करके वो हमने कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर जिस तरह से रिपोर्ट बताती है कि 80% ब्रेन स्ट्रोक को रोका जा सकता है, रोकने के लिए क्या करना है? हाँ, रोकने के लिए यही है, एक तो सबसे पहले हम मॉडिफाइबल जो फैक्टर बताए हैं उनको हम कंट्रोल करके रखें। ब्लड प्रेशर जैसे कि सरकार ने अभी मुहिम चला रखी है, 30 साल से हर व्यक्ति को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसको ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। डायबिटीज है उसको हमने स्क्रीन जरूर करना चाहिए। अगर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल को अंडर कंट्रोल रखते हैं, हम हमारी जो बैड हैबिट है ड्रिंकिंग है स्मोकिंग है उससे परे रहते हैं, पैक फूड खाते नहीं, टाइम पर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पेशेंट को स्ट्रोक होने की बहुत कम संभावना हो जाती है। सिर्फ जेनेटिक फैक्टर ही उसके लिए जिम्मेदार रहता है, 70-80% जो हमारे मॉडिफाइड फैक्टर जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। डॉक्टर ये बताइए कि जिस तरह से जेनेटिक को लेकर बात हो रही है, डायबिटीज की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के तौर पर कि डायबिटिक अगर आपके पेशेंट को है या माता पिता को है तो पहले से ही उसे कंट्रोल करना है, वैसे ही आप स्ट्रोक को लेकर भी अगर माता पिता को है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहले से ही अगर
ऐसा कुछ है फैमिली हिस्ट्री के अंदर, उसमें डाइट प्लान क्या कुछ रहना चाहिए? उसमें हमें हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए जो सैचुरेटेड फैट वाली है, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग वाली है, और हमारे जो पेट फूड में जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो भी हमारे बड़े हानिकारक होते हैं। तो हमारी डाइट एक मेन स्टेप है कि हम उसको सही हेल्दी खाना खाएं। दूसरा, जो हम हाई कैलोरी एनर्जी को अवॉइड करके लो कैलोरी एनर्जी के ग्लाइसेमिक लो इंडेक्स हो वो डाइट लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज भी ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, और हमें टाइम पर सोना चाहिए और जल्दी हमने उठना चाहिए। कम से कम एक दिन में 45 मिनट तक हम एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएमसी से, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नमस्कार डॉक्टर, इस्केमिक स्ट्रोक को लेकर बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, एम्बोलिक स्ट्रोक क्या कुछ है, और थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को लेकर बात कर लेते हैं कि इनके लक्षण किस तरह से रहते हैं, सिम्टम क्या कुछ रहते हैं, किस तरह से उपचार किया जा सकता है। देखिए, किसी की भी किस्म का स्ट्रोक का पहला सिम्टम होगा, कभी भी एकदम स्ट्रोक नहीं आएगा। हमेशा सबसे पहले कुछ पेशेंट को ऑरा होगा। ऑरा का मतलब पेशेंट को लगेगा कुछ हो रहा है। उसके बाद पेशेंट को या तो एकदम ही उस पार्ट में किसी एक पार्ट में वीकनेस आना शुरू हो जाएगी, किसी भी अपर आर्म में, लोअर आर्म में। पेशेंट बैठा है तो वो खड़ा है तो एकदम गिर जाने के चांसेस रहेंगे, बैठा है तो एकदम उसको लगेगा कि मेरे उस पर्टिकुलर पार्ट में एकदम वीकनेस आना शुरू हो गई है। तो उसके बाद यूजुअली ये डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ स्ट्रोक, वेदर वो स्ट्रोक किसी इस्कीमिया की वजह से है या किसी हेमरेज की वजह से है, विद इन मिनट्स पेशेंट के सिम्टम्स बिगड़ते हैं। पेशेंट बिगड़ने का मतलब क्या होता है, पेशेंट को लगेगा मैं बोल नहीं पा रहा, पेशेंट को वो लगेगा कि मुझे एक बाजू या एक टांग मेरी बिल्कुल वीक हो गई है, वो गिर सकता है। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी सिम्टम बिगड़ते चले जाएंगे। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पेशेंट को लगे कि बोले कि सेकंड से सब कुछ हो गया है, चीज धीरे धीरे डेवलप होगी। यूजुअली मोस्टली स्ट्रोक्स हमने देखा है कि अक्सर उनके आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर वो फुल फॉर्म में आ जाते हैं। उससे पहले अगर पेशेंट को मदद मिल जाती है या पेशेंट को कोई ऐसा हेमोलिसिस वाला अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो जो इस्कीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो आज की तारीख में जैसे दिल के दौरे से टोटली बचा जा सकता है, ऐसे दौरे से दिमाग के ये स्ट्रोक से भी हम टोटली बच सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एक टर्शरी मेडिकल सेंटर में पहुंच जाए। डॉक्टर चावला, ये बताइए कि जो न्यूरॉन्स हैं उनको सक्रिय करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। न्यूरॉन्स को अगर एकदम उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उनका खून का सप्लाई खत्म हो गया है, तो उनका पास समय बहुत कम होता है, न्यूरॉन्स बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो दैट इज आई सेड कि इस्कीमिक स्टेज में इससे पहले कि पूरा इन्फॉक्शन हो गया है, यानी कि पूरी सप्लाई बंद हो गई है, उससे पहले न्यूरॉन्स को अगर कुछ मिल जाएगा, कुछ उसको ब्लड मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा कि आजकल जमाना आ गया है रीपरफ्यूजर का, कि बहुत जल्दी उसको रीपरफ्यूज किया जा सकता है। आज की तारीख में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर पेशेंट का कारण इस्कीमिया है तो मैं कहता हूँ काफी मरीजों को स्ट्रोक के बुरे इफेक्ट्स से बचाया जा सकता है। डॉक्टर, ये बताइए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है कि अलग अलग है? ब्रेन स्ट्रोक दूसरा क्या बोला आपने? ब्रेन हैमरेज। हेमरेज अपना ऊपर अच्छा सवाल है। स्ट्रोक का मतलब है उसमें ब्रेन हेमरेज भी आ गया। जो ब्रेन है उसमें खून की सप्लाई मिलती है, अगर उस खून की सप्लाई में अगर कोई रुकावट आई है तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं और बाद में इन्फॉक्शन कहते हैं। लेकिन जो ब्रेन हेमरेज है उसका मतलब होता है कि कोई नाली फट गई है। ब्रेन हेमरेज इज ऑलवेज मोर डेंजरस डिपेंडिंग ऑन कि नाली छोटी थी कि बड़ी थी, उसको हेमरेज को रोकना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर चावला, ब्लड वेसल्स को जिस तरह से बताया जाता है कि ये डैमेज हो गई हैं, उन्हें रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना है? क्या वो ठीक हो सकती हैं? जो ब्लड वेसल्स हैं अगर उसमें हेमरेज हो गया है, उनको जो हेमरेज हो गया है उसको बहुत जल्दी हमें जिस कारण से वो ब्लॉक हुआ है, जिस कारण से वो ब्लॉक हुआ है,
चाहे वो कारण उसका पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर था या उसकी नालियों में कोई और नुकसान हुआ है, जैसे कि एन्यूरिज्म से हुआ है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि वो ब्रेन की नाली पहले से फूली हुई है। अगर ऐसा कोई कारण है तो उसको हमें उस कारण को बहुत जल्द ठीक करना पड़ेगा। अगर हम उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तो हम हेमोरेज को नहीं देख सकते, पेशेंट का डैमेज बहुत ज्यादा भी होगा और पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है डॉक्टर रघुवीर, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, मतलब ऑपरेशन सेफ है ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी को हो गया है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो उसमें हेमरेज की वजह से कोई नाली फट गई है तो उसकी क्लिपिंग, सर्जिकल क्लिपिंग की जा सकती है, लेकिन सर्जिकल क्लिपिंग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने की संभावना नहीं होती। बड़ी लेवल पर जो न्यूरो सर्जन है वो करते हैं, दिल्ली में है, बड़े अस्पतालों में अवेलेबल होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि वो उस स्टेज तक ना पहुंचे। उस स्टेज पर जब भी हम नहीं पहुंचते, जब इसकी कोई समय पर हमने, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने या और भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रखा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है और हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मैं भी इसमें पार्ट ठीक है। तो क्या दिमाग में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? उसको कई बार दिमाग के अंदर जैसे कि क्लॉट बन जाते हैं, कई बार ब्लीड होता है, आपने भी बताया ब्लीड हो जाती है, तो उसमें हमने देखना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर के कारण है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर एन्यूरिज्म हो तो उसको हमने क्लिपिंग करनी पड़ेगी। तो उसका हर एक समय पर टाइमिंग, किस टाइम पर वो कहां पर पहुंचा है, उस पर उसकी आउटपुट डिपेंड करती है। अगर मान लो उसको ब्लीडिंग हो रही है और वो कोई ऐसे अस्पताल में पहुंच गया जहां क्लिपिंग की या उसको ब्लड कंट्रोल करने की कोई सुविधा नहीं है, तो उसको पेशेंट को उसकी फैटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे अवेयरनेस के द्वारा ही हमने ये आपके माध्यम से लोगों को जानकारी होगी कि हम जैसे कोई ऐसी वीकनेस आती है, सिम्टम आते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें, सही जगह पर टाइमिंगली उसके पास पहुंचाए मेरे पेशेंट को। ठीक है डॉक्टर छावला, जिस तरह से ब्रेन स्कीमिंग हुआ है या फिर ब्लड वेसल बंद हो गई है, खून की सप्लाई रुक जाती है, उसे किस तरह से ठीक करना है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, न्यूरोलॉजी का इशू है। ब्रेन में हमारी वेसल्स होती हैं, उसमें कई किस्म के नुकसान हो सकते हैं। एक का मतलब होता है, इसको हम इस्कीमिया कहते हैं, जिसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है कोई क्लॉट आने से। दूसरा जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, और तीसरा जो सबसे डेंजरस है जिसको हम, जैसे कि आप पूछ रही थी, ब्रेन हेमरेज। तो आपने कहा उसकी सप्लाई कैसे जोड़ी जाए, तो उसके लिए क्लॉट को हम आजकल बड़ी आसानी से हीमोलाइज कर सकते हैं। हीमोलिटिक ऐसे हमारे पास ड्रग्स हैं आजकल। अगर लेकिन उन दवाओं को अगर पेशेंट टर्शरी केयर सेंटर में बहुत जल्दी पहुंच जाता है तो उस क्लॉट को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर सपोजली पेशेंट टर्शरी सेंटर में नहीं पहुंच पाता है बहुत जल्दी और उसका क्लॉट की वजह से नुकसान हो चुका होता है, उसके बाद काफी ऐसी दवाइयां हैं जो कि आसानी से जो क्लॉट को धीरे धीरे उसको घोलती हैं। बट ये नहीं हो सकता। सवाल यहाँ पर यह है कि ज्यादातर पेशेंट जो है वो टर्शरी टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं। उस केस में कितना समय लग जाता है रिकवर होने में? क्या वो प्रॉपर तरीके से रिकवर हो सकता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये सच है कि सारे लोग आसानी से 2 घंटे के अंदर नहीं पहुंच पाते। तो उनके लिए सबसे पहले तो प्राइम वो फैक्टर जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट को कोई टांगों में कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि क्लॉट ऊपर से थ्रोम्बोसिस वाली बीमारी है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं इसको। तो इन सब बीमारियों को कंट्रोल करना होता है और दूसरी वो दवाइयां होती हैं जो धीरे धीरे जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व करती हैं। बट ये सच है कि हमसे पूछा जाता है, कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 2-2 एक साल बाद आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ये मुझे अधड़ंग हो गया है, क्या ये ठीक हो सकता है? तो हमारी नॉलेज में 3 months इज द मैक्सिमम टाइम जिसके अंदर जितना क्लॉट डिसॉल्व हो गया और जितनी रिकवरी हो गई उतनी हो गई। उसके बाद नॉर्मली मेजर रिकवरी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो पहला कोशिश लेकिन डॉक्टर, कई बार स्ट्रोक आपको सिग्नल देकर आता है, कई बार आपको साइलेंट स्ट्रोक होता है। साइलेंट स्ट्रोक के क्या लक्षण रहते हैं? उस वक्त कैसे पेशेंट समझ सकता है कि स्ट्रोक हुआ है? कोई आपके पास सिग्नल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया है, अचानक से गिर गए हैं, साइलेंट तरीके से सब कुछ हो गया है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक।
इसमें क्या होता है, पेशेंट को सिग्नल मिल रहा होता है कि तुझे कुछ होने वाला है। दैट इज द राइट टाइम जिस टाइम हम पेशेंट को ऐसी क्लॉट डिजॉल्व करने वाली दवाइयां दें जो किसी को क्लॉट हो जाता है उसके बाद दी जाती हैं, तो वो घोला जा सकता है। इसके लिए पेशेंट का जो टीआईए में, इसको हम बोलते हैं टीआईए में पेशेंट का अगर प्रॉपर टाइम ठीक है डॉक्टर चावला, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर रघुवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि ब्रेन स्ट्रोक को लेकर बात हो रही थी। आपको बताते चले कि थीम जो कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर रखा गया था 2023 में, जिसमें टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक को लेकर बात हुई थी। अब इस पर कितना काम किया गया है सरकार की तरफ से, यह भी एक सवाल बनता है, क्योंकि सरकार को उम्दा कदम उठाने की जरूरत है कि जल्द से जल्द पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट मिले और ज्यादातर मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रोक को लेकर, उसमें कमी आए। क्योंकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि 80% लोगों को इससे बचाया जा सकता है अगर सही तरीके का और सही समय पर इलाज दिया जाए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखना पापा, काफी अच्छा बनेगा हमारा नया घर। घर की मजबूती के बारे में क्या? पापा, फर्स्ट प्राइज! वाह! जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो पीछे कैसे रहेगी? पापा, हम अपना घर ज्योति टीएमटी से बनवाएंगे। आप अपने सपनों का घर बनाएंगे। मजबूती का भरोसा ज्योति टीएमटी, भरोसे की ताकत। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों